हम बढ़ते हैं क्षेत्र राज के बारे में कुछ हम सब लोग जानते हैं। जैसे कि क्षेत्र राज जैसे कि हैदराबाद हुआ, अवध राज हुआ, मैसूर हुआ। मैसूर में जो मतलब कि तीन जो आंग्ल मैसूर हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अब आंग्ल पंजाब युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बंगाल राज के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्र राज इतने पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा मेवाड़ हिस्ट्री खत्म हो जाता है जी। चलिए तो हम सब लोग क्षेत्र राज के बारे में पढ़ते हैं। हैदराबाद के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कौन किया? निजामुल मुल्क। इसका मूल नाम चिनकिलीज खां। इनका मूल नाम चिनकिलीज खां। हैदराबाद का स्थापना हैदराबाद का स्थापना 1724। अरे हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद रंगीला। निजामुल्क। निजामुल। अच्छा, मोहम्मद शाह के रंगीला के शासन काल में किया गया था जी। जो पूछे वो बताइए। निजामुल मुल्क के द्वारा किया गया था, ठीक है, हैदराबाद का स्थापना। ये बताइए हैदराबाद का जब स्थापना हो रहा था उस समय उसका मतलब मुगल का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा आप ये बताइए कि मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल बताइए। कार्यकाल तो मोहम्मद शाह रंगीला है 1719 से 1748। 1724 मुगल बादशाह रंगीला तो था ही। 1719 1748 मोहम्मद शाह रंगीला। ये बताइए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि प्रारंभ किया और इस संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। मतलब सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद। कब? 1798 में। किसके बीच में? लॉर्ड वेलेस्ली और हैदराबाद। ये बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हैदराबाद राज्य ने ना तो भारत में रहना चाहा और ना ही पाकिस्तान में रहना चाहा, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से रहना चाहा, बल्कि वह स्वतंत्र रूप के शासन करना चाहा। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पुलिसी कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद राज्य को भारत में मिला लिया। पूछता है कि हैदराबाद को किस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला? पुलिसी कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। कब किस कार्रवाई के द्वारा? पुलिसी कार्रवाई। अवध राज बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। इसकी स्थापना किसने किया? सआदत। इसी को कहा जाता है कौन? ऑपरेशन पोलो। किसको? यही हैदराबाद राज को ऑपरेशन पोलो के तहत जी। सही बात है, मतलब उसके द्वारा ऑपरेशन पोलो पुलिसी कार्रवाई वही। ये बताइए इसकी स्थापना सआदत अली के द्वारा अवध राज का स्थापना हुआ, ठीक है। सआदत खां के द्वारा, जिसका मूल नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क था। इन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला काल में 1722 ईस्वी में एक स्वतंत्र अवध राज का स्थापना किया था और राजधानी कहाँ रखा था? लखनऊ थी। मतलब हैदराबाद भी मोहम्मद शाह रंगीला के काल में और अवध भी मोहम्मद शाह रंगीले के काल में। 1700 अवध 1722 में और हैदराबाद 1724 में। अवध राज अंग्रेजी शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण राज था, ठीक ना। ये बताइए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ किए गए सहायक संधि को अवध शासक ने कब स्वीकार किया? 1801 में। सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1801 में। किसके द्वारा बनाया गया सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि बनाया गया था। इसको अवध ने कब स्वीकार किया? 1801 में। अच्छा बताइए डलहौजी ने अवध राज को अपने साम्राज्य में कब मिलाया? 1856 में मिलाया। कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने राज्य में मिलाया कौन? डलहौजी ने। बताइए अवध का अंतिम नवाब? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। इसकी बेगम का नाम? हजरत बेगम, जो 1857 के लखनऊ से सैनिक विद्रोह में नेतृत्व लिए थे। लखनऊ से, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से हजरत महल किसकी बीवी थी? वाजिद अली शाह। अच्छा अवध जो है सहायक संधि के द्वारा मतलब कि सहायक संधि को कब अपनाया? 1801 में। अच्छा पढ़ते हैं कर्नाटक राज को, ठीक। हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, कर्नाटक राज को पढ़ते हैं। एक स्वतंत्र कर्नाटक राज का स्थापना किसने किया था? सादुतुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, ठीक ना। अपना राजधानी अर्काट को बनाया। कर्नाटक राज्य का स्थापना कर्नाटक में ही अंग्रेजी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 युद्ध होता है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। मतलब अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के जो बीच होता है वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कर्नाटक युद्ध जो होता है वो किसके कारण, किन दोनों के बीच में होता है, किन के साथ होता है? मतलब फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी का जो युद्ध होता है। फ्रांसीसी कंपनी। देखिए इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। इस युद्ध का जो मुख्य मतलब कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध चल रहा था, यह युद्ध एला सॉपल की संधि से समाप्त होता है, ठीक ना। मतलब ऑस्ट्रिया में युद्ध चलता है उत्तराधिकारी का, वह युद्ध
यहाँ मतलब इस युद्ध का कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी, और यह युद्ध मतलब उत्तराधिकारी का युद्ध जो ऑस्ट्रिया में चल रहा था, यह युद्ध जो समाप्त होता है किस संधि के द्वारा, ये पूछता है। एला सापल। हाँ, इसी संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसी कंपनी एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच चल रहे युद्ध भी समाप्त हो जाता है। मतलब जो एला सापल की जो संधि होती है, उसी संधि के द्वारा मतलब फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के बीच जो युद्ध होता है, इसी युद्ध मतलब इसी संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। मतलब बताइए प्रथम युद्ध कब हुआ था कर्नाटक? 1846 से 48, 1746 1748 में 1746 से 1748 1748। अच्छा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1748 से 54, 1748 से 54, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। 63। देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो है मतलब कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो संधि और डेट याद करवाइए। संधि देखिए एला सापल की संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि। बस आप लोग संधि याद कर लीजिए और मतलब कि इसमें याद कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। ये बताइए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में, और इसमें हुआ था पांडिचेरी की संधि। इसका मुख्य कारण था फ्रांसीसी का डुप्ले की महत्वाकांक्षा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए हम देखें इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की अधिक सफलता मिलता है किस युद्ध में? दूसरे मतलब द्वितीय कर्नाटक में। अच्छा, ये बताइए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है कब से कब तक चलता है? 56 से 63। इस युद्ध का मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण यूरोप में जो चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में जो चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध का वही था कारण, ठीक है। अच्छा, ये बताइए इसके दौरान 1760 में बॉन्डीबास का युद्ध होता है। मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ही बॉन्डीबास का युद्ध किसके बीच होता है? बॉन्डीबास का युद्ध द्वितीय कर्नाटक में, तृतीय में होता है। तृतीय कर्नाटक में अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के, अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है 1760 में। 1760 में बॉन्डीबास का युद्ध किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसमें जीत किसकी होती है? अंग्रेज कंपनी को, अंग्रेज कंपनी की। अब बताइए मैसूर राज्य के बारे में हम लोग पता, ठीक ना जी। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैसूर राज्य थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा कब? 1721 में इनका जन्म हुआ था हैदर अली का। 1755 किया गया 1755 में, नहीं कब नहीं किया गया था। अच्छा बताइए, आज ये बताइए हैदर अली का जन्म कब हुआ? 1721 में। अच्छा, डिंडुगुल की सूबेदार कब इसको प्राप्त हुआ? 1755 में। 1755 में किसको डिंडुगुल मतलब सूबेदार प्राप्त? हैदर अली को। हैदर अली ने मैसूर राज्य प्रशासनिक व्यवस्था किसके मतलब की तर्ज पर? मुगल प्रशासन के तर्ज पर। मुगल प्रशासन का जो जिस तरह से व्यवस्था था, हैदर अली ने मैसूर को उसी तरह व्यवस्थापित किया, ठीक ना। ये बताइए हैदर अली को बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेजी कंपनी मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया, ठीक ना। हैदर अली का प्रभाव काफी बढ़ रहा था, इसलिए अंग्रेज कंपनी ने मैसूर पर आक्रमण किया। और मैसूर पर जब आक्रमण किया, इसमें भी कितना युद्ध होता है मैसूर में? 4 युद्ध होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक ना। मतलब कि आंग्ल बोलता है अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध होता है। ये बताइए प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69। यह युद्ध हैदर अली और किसके बीच होता है? तो अंग्रेजी सेना। इसमें विजयी कौन रहता है? हैदर अली। अच्छा, युद्ध की समाप्ति किस संधि से होता है? मद्रास की संधि से होता है। युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से। युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि से होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। 1780 से 84। इस युद्ध में भी प्रारंभ में हैदर अली विजय होता है, ठीक है। लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 1782 में। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु कब हो जाती है? 1782 में। और इसके बाद कौन सुल्तान बनता है? टीपू सुल्तान, इसके बेटा। इसका नेतृत्व कौन करता है? टीपू सुल्तान। मतलब कि द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है कब? 1782 में। इसके बाद इसके नेतृत्व का युद्ध कौन करता है? टीपू सुल्तान, जो कि काफी मतलब कि अच्छा नेता, मतलब कि अच्छा था राजा, ठीक है। टीपू सुल्तान बहुत लड़ाकू था। अच्छा, द्वितीय आंग्ल मैसूर समाप्ति होता है किस संधि के दौरान? मंगलोर की संधि। याद कीजिए, प्रथम इसमें यह संधि पूछता है मैं। प्रथम जो मद्रास की, द्वितीय मंगलोर की संधि। प्रथम मद्रास, द्वितीय मंगलोर कब? 1784। 1784 मंगलोर की संधि होती है। क्यों होती है मंगलोर की संधि? क्यों होती है? उसके मतलब हैदर अली मर जाते हैं, उसके बेटा उसके जगह पर नेतृत्व टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच मतलब की संधि होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में 90 से 92, 1790 से 1792। और इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है कि जीत होती है? हार होती है। तृतीय में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है
और अंग्रेजों के बीच कौन संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? 1792 में। तो पहला में कौन संधि होता है? मद्रास की संधि। दूसरा में मंगलोर। तीसरा में श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के बारे में चलते 1799 में हुआ था जिस टाइम मतलब 1799 में युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया और 1799 में मैसूर राज पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मतलब मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार पूर्ण रूप से कब हो गया? 1799 में हो गया। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए फ्रांसीसी सेना का भी साथ दिया था। मतलब फ्रांसीसी सेना को साथ दिया था जब बांदीवास का युद्ध नहीं सॉरी जब फ्रांसीसी सेना को साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, ये बताइए उन्हें धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए किसकी मतलब कि शंकराचार्य द्वारा मैसूर में स्थापित किसका निर्माण करवाया? सिंगेरी मठ का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन? टीपू सुल्तान। कब? 1791 में। अच्छा, सिंगेरी मठ किसके द्वारा बनाया गया? शंकराचार्य। किसके द्वारा? शंकराचार्य। अच्छा, ये बताइए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्र मतलब एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक ना जी। साथ ही एक कैलेंडर भी जारी किया। मतलब टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। पूछेगा स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। और एक कैलेंडर भी जारी किया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान का मानना था कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी की तरह मर जाना। जी जाओ मर जाना। अब उसके बाद पंजाब राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, अंग्ल मराठा युद्ध हो गया। अब पंजाब के बारे में चलते हैं। ठीक है, अंग्ल पंजाब युद्ध भी 2 बार हुआ है। ठीक, ये बताइए पंजाब राज्य की स्थापना किसने? रणजीत सिंह, लेकिन वास्तविक दिलीप सिंह। रणजीत सिंह। ठीक है, अच्छा ये किस मिसल से था? सुकर चकिया बताए थे ना। सुकर मिसल किसको बोला जाता? बताए थे रणजीत सिंह को। नहीं मिसल सुकर चकिया मिसल सबसे प्रमुख मिसल है, लेकिन सिख धर्म के छोटे छोटे टुकड़े को मिसल कहा जाता है। नहीं बताए थे ना। सुकर चकिया का मतलब क्या हुआ? एक मिसल था सुकर चकिया, मतलब सिख धर्म के छोटे छोटे टुकड़े को मिसल कहा जाता है और ये सुकर चकिया एक नाम हुआ सिख धर्म में। सुकर चकिया मिसल एक महत्वपूर्ण मिसल था। सिख धर्म के छोटे छोटे टुकड़े को मिसल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में। 12 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने पिता मान सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके कारण अल्पायु में रणजीत सिंह ने सुकर चकिया मिशन का प्रधान बना दिया गया और उसकी सहायता देने के लिए प्रशासनिक परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में होता है। सुकर चकिया मिशन से ये संबंधित है। ठीक है, रणजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु हो जाती है और सुकर चकिया मिशन का इसने प्रधान बना दिया गया। किसको? राजा रंजीत सिंह को। चार्ल्स मेटकॉफ एवं रंजीत के बीच किसकी संधि होती है? अमृतसर। कब होती है? 1809। किसके बीच अमृत संधि होती है? चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच कब होती है? 1809 में। इसके द्वारा क्या संधि होता है बताइए? संधि ये होता है, हम बताते हैं। हम संधि ये मतलब इसलिए संधि होता है कि सतलज नदी को पंजाब के क्षेत्र एवं अंग्रेज के क्षेत्र सीमा रेखा मतलब पंजाब का क्षेत्र और मतलब सतलज नदी जो था ना वो पंजाब का क्षेत्र अलग किया और अंग्रेज का क्षेत्र अलग किया। इसी की संधि हुई। कौन संधि हुई? अमृतसर की संधि। कब हुई? 1809 में। सॉरी। और किसके किसके बीच? चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह। चार्ल्स मेटकॉफ रंजीत सिंह के। रंजीत सिंह की मृत्यु बताइए। रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया आपको 1839 में। आओ जन्म 1780। ठीक है। रंजीत सिंह ने सलामी देने की प्रथा को प्रारंभ किया। रंजीत सिंह ने सलामी देने की प्रथा को प्रारंभ किया। इन्होंने फ्रांसीसी पद्धति पर आधार पर अपनी सेना गठन किया। मतलब कि अपनी सेना गठन किस पद्धति पर? फ्रांसीसी पद्धति पर। अच्छा ये बताइए रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का मतलब कई शासक होता है। ठीक है, पंजाब कई शासक बनता है, लेकिन उसी में 1844 से पंजाब का अगला शासक दिलीप सिंह को बनाया गया, जो कि बहुत ही अल्पायु था। ठीक ना, दिलीप सिंह को बनाया गया। अब थोड़ा सा प्रथम अंग्ल पंजाब युद्ध को देख लेते हैं। 2 अंग्ल पंजाब युद्ध हुआ है, मतलब अंग्रेजों के बीच और पंजाब के बीच युद्ध होता है। ठीक ना, प्रथम अंग्ल पंजाब युद्ध कब होता है? 1845 से 1846। द्वितीय 1848 से 49। प्रथम अंग्ल पंजाब युद्ध में किसकी संधि होती है? दिलीप सिंह वो अंग्रेज सेना के बीच भैरोवल की संधि। बस भैरोवल की संधि याद कीजिए। भैरोवल की संधि किससे संबंधित है? प्रथम अंग्ल पंजाब युद्ध सेना के बीच। भैरोवल संबंधित किससे है? प्रथम अगर पूछेंगे भैरोवल की संधि किससे है तो अंग्ल पंजाब युद्ध से है। इसका क्वेश्चन एक तरीका यही होता है कि भैरोवल की संधि किससे है? अंग्ल पंजाब युद्ध से। पूछेगा किससे है? दिलीप सिंह और अंग्रेजों। ये बताइए द्वितीय अंग्ल पंजाब युद्ध कब होता है? चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया 1848 से 49 में। ये बताइए इस युद्ध में पंजाबी सेना का पराजय हो गई और 1849 में पंजाब क्षेत्र को पूरी तरह अंग्रेज में शामिल किया गया। मतलब
पंजाब क्षेत्र को पूरी तरह अंग्रेज को कब शामिल किया गया? 1849 में। कब? 1849 में। 1849 में। पंजाब सेना को पूरी तरह कब शामिल किया गया? 1849 में। 1849 में। पंजाब सेना को पूरी तरह कब शामिल किया गया? 1849 में। और भेरोबल की संधि किससे संबंधित है? भेरोबल की संधि हो गया आपका आंग्ल पंजाब युद्ध। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध से। ठीक है। अच्छा, बंगाल राज्य के बारे में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बंगाल राज्य। ठीक है। बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के द्वारा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद रंगीला के साल में बंगाल का भी हुआ, हैदराबाद का भी हुआ, अवध का भी हुआ ना जी? 1724 में हैदराबाद का, 1722 में अवध का, उसके बाद बंगाल का हो गया। ठीक है। 1756 में। ये बताइए, इन्होंने मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया जी। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्थापना किया था मुर्शिद। अच्छा ये बताइए, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना किससे किया? मधुमक्खी से किया था। कैसा, मतलब क्या बोला अंग्रेजों की? मधुमक्खी। अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, जिससे छेड़ोगे तो परेशान करेगा, अगर प्यार करोगे तो मध देगा, मतलब शहद देगा। अलीवर्दी खान ने बोला था अंग्रेज जो है ये मधुमक्खी की तरह है, इसको छेड़ोगे तो काटेगा और इसको छोड़ोगे तो ये शहद देगा, प्यार करोगे तो शहद देगा। मोहब्बत। ऐसा मूर्ख आदमी। बोलिए, अंग्रेज को यही सब लोग बना दिया है। इसको पकड़ के ले आइए। अच्छा, अलीवर्दी खान की मृत्यु कब होती है? 1756 में। और इसके बाद पश्चात बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला अवध का नवाब। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ये बताइए, अंग्रेजी कंपनी बंगाल में स्थित अपनी व्यापारिक कोठी फोर्ट विलियम को किलाबंदी प्रारंभ कर दिया था। ठीक जी। सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को भी तोड़ दिया। सिराजुद्दौला जो है ना फोर्ट विलियम को तोड़ दिया, और इसी में जो है ना रोजर ट्रैक, मतलब फोर्ट विलियम को जो मतलब फोर्ट विलियम को तोड़ने क्रम में किसको पराजित किया? रोजर ड्रैक को पराजित किया। कौन? सिराजुद्दौला। अच्छा, इसी के दौरान जो है ना ब्लैक होल की घटना होती है, जो कि 1756 बहुत ही खतरनाक है ब्लैक होल। मतलब कि छोटा सा रूम में बहुत सारा अंग्रेज को ठूस दिया था सिराजुद्दौला, और उसमें से मात्र 125, 26, 146 लोगों को ठूस दिया, मार दिया। उसी में सबको ठूस दिया। छोटा सा रूम, उसी मारा नहीं, अपने ठूस दिया, मर गया, सांस ही नहीं ले पाया, उसी में मर गया। उसी को काल कोठरी बोला। ब्लैक होल। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को ठूस दिया था। तो फिर सिराजुद्दौला का कुछ किया गया? किया नहीं तो मार दिया। देखिए ना क्या होता है, आगे मैं आपको पूछते हैं ना। ब्लैक होल घटना कब होती है? ब्लैक होल घटना 1756। ठीक है। अंग्रेजी कंपनी इस घटना के पश्चात लॉर्ड क्लाइव को कहाँ बुला दिया? कलकत्ता बुला दिया। मतलब ये घटना काफी पूरा, मतलब कि अंग्रेज पूरा जो है ना बंगाल, पूरा भारत, पूरा अंग्रेज में हाहाकार मच गया कि इतना 10 बाय 10 रूम में 146 आदमी को ठूस दिया। एकदम वही में सब उन्हें गैस मारता होगा। सिराजुद्दौला जो है ना पूरा खतरनाक आदमी हो गया सिराजुद्दौला। ये बताइए, क्लाइव ने कलकत्ता के व्यापारिक प्रधान मानिक चंद्र के साथ 1756 ईस्वी में एक संधि किया, जो उस संधि का नाम अलीनगर की संधि किसके बीच होता है? व्यापारिक प्रधान मानिक चंद्र, मतलब मानिक चंद्र और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि कब होती है? 9 फरवरी 1757। ये बताइए, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर एवं कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ के साथ भी एक संधि कर लिया। ठीक ना? देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर जो है ना, यहाँ मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। मीर जाफर जाके इससे संधि कर लेता है अंग्रेज से, और सिराजुद्दौला का जो कि सेनापति था, मीर जाफर अंग्रेज से जाके संधि कर लेता है। और किसके बीच संधि होता है? मीर जाफर और दुर्लभ के साथ संधि हो जाता है। मतलब मीर जाफर एवं कोषाध्यक्ष जो है सिराजुद्दौला का, राय दुर्लभ, उसके दोनों मिलकर अंग्रेजों से संधि कर लेता है। कब? चुपचाप। कब कर लेता है? कब करता है? मिर्जा बत्ते कहाँ संधि कर, मतलब संधि कर लेता है। और 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई हुआ। मतलब प्लासी लड़ाई 23 जून 1757। यही 23 जून 1757 को जब प्लासी की लड़ाई होता है, तो सिराजुद्दौला जब जाता है प्लासी में लड़ने के लिए इससे अंग्रेजों से, तो मीर कासिम क्या करता है? मीर जाफर, इसका जो सेनापति था, किसका? सिराजुद्दौला का। तो उसको जब वहाँ जाके, मतलब मैदान में जाके, और अंग्रेज को साथ दे देता है मीर जाफर। यहाँ सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला को तब यहाँ युद्ध कहाँ होता है? अरे युद्ध मतलब लौटे, जब उसका साथ दे दिया, संधि हो जाता है, लौट जाता है वहाँ से।
अरे युद्ध मतलब कहा जाता है कि युद्ध होता है, उसमें बहुत सारा बात है। युद्ध होता है और लौट जाता है, उसी क्रम इसको मरवा देता है सिराजुद्दौला को। मीर जाफर मरवा देते हैं। हाँ मिर्जा, अरे कहा जब उसको संधि ही कर लिया जाके मीर जाफर हाँ अंग्रेजों तो से, सही बात है। तो उसको मरवा देता है। दल बदल समझते हैं अनुसूची 10 इधर से उधर तरफ क्या ना। किया मीर जाफर, क्या क्या गद्दारी कर दिया अपने राजा के साथ। किसके साथ? अपने राजा के साथ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ। और मीर जाफर को मतलब कि फुसला पगला के अंग्रेज अपने और मिला लिया, क्योंकि सिराजुद्दौला क्या क्या था, ब्लैक होल की घटना थी। 146 अंग्रेजों को ठूस दिया था 46 से और उसको मारा नहीं था, 100 बिना वो मर गया था। गैस ले लेके प्रधान होगा। वो 100 ही नहीं ले पाया। जब लेकिन शासन था यार, तब हिम्मत ब्लैक देखिए। होल दे दिया। सिराजुद्दौला उसका फोर्ट को जीत लिया था, तो जी। अंग्रेजों को फोर्ट। उसके बाद काल कोठरी में बंद कर दिया था। ब्लैक होल की घटना उसी को ये तो बोला मीर जाफर धोखा नहीं देता था और कुछ करता हूँ। मीर जाफर ने उसको जाके संधि कर लिया, और वहाँ जब उस अंग्रेजों से संधि कर लेता है और मीर जाफर, तब उसके बाद क्या कर सिराजुद्दौला को मर जाता है और मीर जाफर को अंग्रेज क्या करता है, बंगाल का नवाब बना देता है। मीर जाफर उसके बाद कौन बनता है बंगाल का नवाब? पलासी का युद्ध कब होता है? 27 जून 1757। 1757 पलासी का युद्ध होता है, उसमें सिराजुद्दौला को मारा जाता है। और सिराजुद्दौला मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर मीर बनता है। जाफर। मीर जाफर को कौन बनता? अंग्रेज ही बनाता अंग्रेज है। बनाता है। सिराजुद्दौला अपने साथ, उसके बाद सॉरी ठीक है, पलासी के युद्ध के सिराजुद्दौला ने 2 अन्य सेनापति को भी खोया था, ठीक ना। मोहनलाल एवं मीर मदान मीर मदान। युद्ध करते हुए मारा गया। जब युद्ध नहीं हुआ तो कैसे ये मारा गया, ये बताइए। युद्ध करते हुए मोहनलाल एवं मीर मदान युद्ध करते वीर हुए गति को प्राप्त वीर कर गति को प्राप्त हुआ, ठीक ना। ये बताइए, पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बनता है, मीर ठीक ना? जाफर जी किसके सहयोग से? अंग्रेजों के सहयोग से। ठीक ना। पुनः 1760 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का बोला, क्या अब जो है ना मीर जाफर को हटा दिया। वो तो अंग्रेज तो धोखेबाज था ही। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया। क्या क्या? मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम इतना होशियार था कि मीर कासिम जो है ना अंग्रेजों का बात नहीं सुनने लगा, वो अपना राजधानी कहाँ बना लिया? मुंगेर को बना लिया। और मुंगेर में क्या क्या तोप अति गोली बारूद, अभी मुंगेर में गोली बारूद का बनता है कि नहीं? जी बनता है। तो यही मीर कासिम का ही देन है। अच्छा समझे कि नहीं। मीर कासिम क्या क्या, मुर्शिदाबाद बंगाल का जो अथी था, क्या था राजधानी, मुर्शिदाबाद को हटा के मुंगेर अपना राजधानी बनाया और यहाँ क्या करने लगा? गोला बारूद। यहाँ गोला बारूद का कारखाना खोल दिया। इससे जो अंग्रेज डर गया कि अब तो गोला बारूद ही खोल रहा है, कहीं हमको ही नहीं मार दे। तो फिर क्या क्या, मीर कासिम को अंग्रेज हटाता है, फिर मीर जाफर को बनाता है। जी रिप्लेस करते हैं। हाँ, इस तरह से अंग्रेज तो धोखेबाज था, उसको अपना मतलब कि रोटी सेकने में था कि ये मेरा बात नहीं सुन रहा था, ये सुनेगा, ये नहीं सुन रहा था, ये सुन रहा। अब मीर जाफर को पता नहीं था छोटा कि सिराजुद्दौला को हम धोखा दे दिए। और मीर जाफर को अगर पता रहता कि ये सब होता तो कभी धोखा नहीं देता। मीर जाफर ही लोल था, ठीक नहीं, जो जिसने कितना अच्छा राजा सिराजुद्दौला को बनवा दिया। तो ये बताइए, इसमें मुंगेर मतलब कि मीर कासिम ने 1700, ये बताइए 1760 में अंग्रेजी कंपनी ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नाम बना दिया गया। मीर जाफर के स्थान पर किसको? मीर कासिम को। कब? 1760 में। और उसके बाद इसका मीर कासिम राजधानी कहाँ लाया? मुंगेर को। कहाँ से कहाँ लाया? मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर को। मुंगेर को लाया और गोला बारूद के कारखाना स्थापित कर दिया। मीर कासिम के समय अंग्रेज के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला दस्तक परमाणु का मीर कासिम ने विरोध किया था, ठीक है। दस्तक परमाणु का विरोध किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। नहीं मानने पर मीर कासिम ने दस्तक परमाणु को ही समाप्त कर दिया था, ठीक है। दस्तक परमाणु को मीर कासिम समाप्त, मतलब वो अंग्रेज का बात नहीं मानने लगा मीर कासिम। अंग्रेजी कंपनी मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है, ठीक है। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम अब जो है ना क्या करता है, जैसे कि वो मीर कासिम को तो हटा देता है, मीर जाफर को बनाता है, फिर मीर कासिम को हटाकर तो ये हट जाता है। उसके बाद ये लड़ाई करने के लिए सोचता है। ये कौन कौन लड़ता है? ये बक्सर के युद्ध में लड़ता है 1764 में। कौन कौन लड़ता है बक्सर के युद्ध में? अंग्रेजों की तरफ से कौन रहता है? हेक्टर मुनरो। और इधर 3 सेना रहता है जी। आज अवध का सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, उसके बाद मीर कासिम बंगाल का, और उसका बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह आलम, बहादुर शाह आलम द्वितीय बोलिए ना, मतलब बहादुर शाह आलम द्वितीय। कौन कौन रहता है? त्रिकुट सेना में रहेगा आलम द्वितीय। और आ जाइए यहाँ पे मीर जाफर, मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला। 3 को ये रहता है और एक हेक्टर मुनरो रहता है अंग्रेजों का सेना नेतृत्व। और कहाँ युद्ध जताया करने? 1764 बक्सर का युद्ध इतना मतलब कि इधर 3 को सेना, उधर 1 सेना। और वो सेना अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो 1764 में बक्सर के युद्ध में। और वहीं जाके तब लड़ाई होता है, लेकिन उसके पास तो मतलब आधुनिक हथियार था अंग्रेज के पास। और इधर तीनों सेना मारा जाता है, तीनों की सेना।
उसके बाद अंग्रेजों का इसी युद्ध से पता चलता है, बक्सर के युद्ध से 1764 में पता चल जाता है कि पूरा अब इंडिया में अंग्रेजों का शासन चलेगा। इसी युद्ध से पूछता है कि किस युद्ध से पता चलता है कि अब इंडिया में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। ये बक्सर का युद्ध से ही। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 युद्ध के पश्चात 1765 में शाह आलम एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है जिसके द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के अधीन हो गया, अंग्रेज कंपनी को दे दिया। मतलब कि किसके द्वारा? शाह आलम एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार। 1765 में 12 अगस्त बंगाल का अंतिम नवाब मीर कासिम, मुबारक शाह, सॉरी मुबारक शाह। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह, जिसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1775 में। 1775 में मृत्यु के बाद पूरी तरह से बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी का अधिकार हो जाता है। मतलब जैसे ही बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी का अधिकार हुआ तो बंगाल से ही पूरा नेतृत्व हो रहा था। बस पूरा अंग्रेजों भारत जो है ना किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 सॉरी 1764। इसमें किसकी सेना भाग लेती है? त्रिगुट सेना और हेक्टर मुंडो। त्रिगुट सेना में कौन कौन रहता है? अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय और इधर अंग्रेज से हेक्टर मुंडो रहता है और हेक्टर मुंडो जो है सबको हरा देता है। उसके बाद इसका संधि किसके बीच होता है? 1765 इलाहाबाद के संधि शाह आलम और क्लाइव, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजस्व का अधिकार किसका हो जाता है? का अधिकार हो जाता है। और बंगाल का अंतिम नवाब पूछेगा था मुबारक शाह। 1765 में मृत्यु हो गई। तो हम सब लोग इस तरह से आज मेडाइवल हिस्ट्री को खत्म कर दिए और पूरी तरह का डिस्कशन के साथ लोग आधुनिक भारत का पूरी तरह से डिस्कशन के साथ हम सब लोग खत्म किए हैं। अगर आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद हम सब लोग जो इधर मेडाइवल हिस्ट्री खत्म किए उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम सब लोग इन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई त्रुटि होती है हम लोग से तो क्षमा करेंगे। हम लोग भी आप ही लोग जैसा स्टूडेंट हैं जी, गलत होना स्वाभाविक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जी जी जी। और इसको देखना नहीं भूलिए। देखने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक बार आप देख के देखिए, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। कल हम लोग चालू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री चालू करेंगे जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और चैप्टर वाइज डिस्कशन पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।